नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं रोहित सूद, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 45C चंडीगढ़ से। याद है, हमने पिछले अध्याय में कक्षा 8 पाठ 1 कैसे, कब और कहां में से तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, इसके बारे में विचार चर्चा की थी। आइए अब हम कौन सी तारीखें, इसके बारे में विचार चर्चा करते हैं। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानने लग जाते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम कुछ नए मुद्दों के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। देखा ना बच्चों, तारीखें बदल गई। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू होकर आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों जैसे कि हेस्टिंग्स, पेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरबन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों को वायसराय का कभी भी ना खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे मानना महत्वपूर्ण हो। उन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं, तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियों का कोई भी मायना नहीं होता। उनके लिए वहां कोई जगह ही नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है, हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा है, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। बच्चों, हम अवधियां कैसे तय करते हैं? क्या आपको पता है 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया।
क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि को दूसरी अवधि के बीच में बदलाव या उसका महत्व क्या रहा। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उसकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहां हिंदू और मुसलमान शासन काल में तानाशाहों का ही राज हुआ करता था। यहां केवल धार्मिक व जातिगत बंधनों, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। क्या इस चीज को समझ पाना हमारे लिए आसान है? जेम्स मिल जो इन बातों के ऊपर अपने काफी महत्वपूर्ण इतिहास को बयान करके गए हैं, क्या उनके बारे में हम कुछ तथ्य दे सकते हैं? बच्चों, क्या इस चीज को माना जा सकता है कि वहां सिर्फ हिंदू और मुसलमान, इन्हीं तानाशाहों का ही राज चलता था? यह कहना शायद कहीं ना कहीं हद तक मुश्किल होगा। अब एक चीज को समझने की जरूरत है। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानून को लागू किया जाए। मिल ने तो यहां तक सुझाव दे दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के लिए बिना हिंदुस्तान प्रगति कर ही नहीं सकता। अब अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। इस विभाजन को भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल का विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उसके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जो आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। बहुत सारे इतिहासकार उस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो बच्चों, इस बार हमने काफी महत्वपूर्ण विषय के बारे में विचार चर्चा करी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगले विषय तक के लिए तब तक नमस्कार।